हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। मतलब आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप भी ऐसा करो कि अपनी एनसीईआरटी खोल लो और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताना है कि आखिरकार सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है रिलेशन। मान लो कोई सेट है तुम्हारे पास, कौन है 1 2 3 4 से लेकर 14 तक इसमें नंबर है। और रिलेशन कुछ इस प्रकार का है कि आर रिलेशन सच दैट एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब ये है तुम्हारे पास रिलेशन, इसे प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो तो हम क्या देखते हैं, तो हम बात करते हैं। तो ए अपने पास रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3x। कन्फर्म। तो अब हम बनाते हैं उसके क्या सेट तो है, मतलब उनके पेयर बनाते हैं। आर इक्वल टू, देखो अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 1,3। कन्फर्म। x की वैल्यू 2 लोगे तो 6 आएगी, 2,6, 3,9, 4,12। और इससे आगे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर 5 डालेंगे तो 15 आएगा, 15 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो अपने अंदर इतने से पेयर बन गए हैं। देखो ये जो आर रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 नहीं है, ना ही 2 2 है, ना ही इसके अंदर 3 3 है, ना ही सो ऑन 14,44 है। मतलब ये देखो कहीं भी ये नंबर इससे बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के ऊपर। तो मतलब आर रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। कन्फर्म है। देखो हम एक ही नंबर पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1,3 है तो क्या है, देखो 3,1 है, इसमें 3,1 नहीं है। इसका मतलब है कि ए सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसको क्या लिखना, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज एस 1,3 बिलोंग टू आर, मतलब इससे बिलोंग कर रहा है बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के ऊपर। तीसरी बात करने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव। देखो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर 1,3 है, देखो सुनो, अब यहाँ देखो इसका कहने का मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों हैं तो एक तीसरा वाला भी होना चाहिए। तो हम इस पहले नंबर को चेक करते हैं। इसको देखो हमने लिया 1,3, मतलब 1 हो गया ए और 3 हो गया बी। अब मतलब तुम्हें वो पेयर ढूंढना है जो 3 से स्टार्ट होता है। कौन सा है जो 3 से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ए पेयर रहा। तो मतलब 1,3 है और 3,9, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, मतलब ये 9 सी हो गया। तो क्या बताओ 1,9 यहाँ है, इसमें देखो 1,9 है, नहीं है। इसका मतलब है कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1,3, 3,9 belong to R but 1,9 does not belong to R, therefore it is not a symmetric। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट भी आसान है कि उन दोनों का रिलेशन है आर सच दैट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू जो हमें लेनी है वो 4 से कम लेनी है। देखो और जो ये आर सेट है वो है नेचुरल नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेचुरल नंबर मतलब एक्स की वैल्यू हम नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, उसके अलावा हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो अगर इस तरीके का बना,
हम क्या करते हैं, एक्स नेचुरल नंबर कौन है, जो 1 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक जाए। मतलब हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, हम जो सेट हमारे पास है वो है 1, 2 और 3, 3 नंबर ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, तो 1,6। एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो वाई की वैल्यू 7 आएगी, 2,7। और एक्स की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो वाई की वैल्यू 8 आएगी, तो 3,8। मतलब अपने पास ए रहे पेयर आर इक्वल टू 1,6, 2,7 और 3,8। तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले देखो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। अगर 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, 6,1 नहीं तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ये एनसीईआरटी में इसका आंसर लिखा है कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो 1,6 है, मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है। अगर सिर्फ ए कॉमा बी होता है तो ये ट्रांजिटिव होता है। देखो ये लिखा सेकंड वाले का पार्ट, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्योंकि ट्रांजिटिव की तुम्हें थर्ड कंडीशन तब चेक करनी होती है जब सेकंड कंडीशन हो। मतलब ए कॉमा बी अगर है अकेला तो ये ट्रांजिटिव है। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तब जाके तुम्हें ए कॉमा सी चेक करने की ज़रूरत होती है। अगर एक है तो ट्रांजिटिव है। जैसे अगर यहाँ हम मान लेते कि अगर होता 6,9 तो तब जाके हमें 1,9 खोजना होता, क्योंकि यहाँ देखो 6 से कोई भी स्टार्टिंग वाला पेयर नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या ए इसने ट्रांजिटिव शो करी है, ए भी ट्रांजिटिव है और ए भी ट्रांजिटिव, मतलब ए वाला क्या है, ट्रांजिटिव हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो देखो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए की मान ए कोई सेट है, उसके कंपोनेंट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कन्फर्म है। उसमें कहा गया कि जो आर रिलेशन है, आर रिलेशन सच दैट कि एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट वो है नंबर है। उसमें क्या क्या है, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। मतलब जो रिलेशन बन रहा है उस तरीके से बन रहा है कि वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। अब इसी के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बच्चे इसमें दिक्कत होती है ज़्यादा। रिफ्लेक्सिव देखो तो तुम्हें इसको ऐसे लिखना है, एक्स इज़ डिविजिबल बाय एक्स। क्या ये बता ये वाली कंडीशन सही हो रही है कि नहीं है। तुम कहोगे एक्स इज़ डिविजिबल बाय एक्स, ये खुद का नंबर खुद से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। कन्फर्म है कि नहीं। अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, ट्रांजिटिव के ऊपर। देखो क्यों, क्योंकि आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। इतना सा हो गया तुम्हारा काम, क्योंकि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ये भी लिख सकते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। देखो सिमेट्रिक में इसमें कहा जाता है एक्स इज डिविजिबल वाई वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अगर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स देन एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। अगर वाई इज मतलब वाई एक्स से डिविजिबल है तो एक्स को भी वाई से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहीं ऐसा कभी हो सकता है कि देखो जैसे हमने 2,4 लिया है, 4 इज डिविजिबल बाय 2 होता है, लेकिन 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि जो y अगर y x से डिविजिबल है लेकिन x y से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल से समझा सकते हो। अब हम बात करते हैं उसके तीसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि हमने मान लिया है x कॉमा वाई और y कॉमा जेड बिलोंग टू r। इसका मतलब होता है, ये तो इसका मतलब है कि y
is divisible by x and z is divisible by y। उसमें कहा गया है कि y इज डिविजिबल बाय x, अच्छी बात है, और z इज डिविजिबल बाय y। तो क्या बताओ कि z इज डिविजिबल बाय x होगा कि नहीं होगा? ये चेक करो, z इज डिविजिबल बाय x है कि नहीं है? तो अगर तुम देखोगे तो ये बिलोंग करता है। जैसे मान लो हमने नंबर लिए हैं, क्या कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने मान लिया है 4,16। 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये वाला पहला हो गया है, इसका मतलब है कि x, y हो गया है। उनने कहा है 16,32, इसका मतलब ये है कि कि y, z, मतलब ये y है, ये z है। इसमें देखो 32 इज डिविजिबल बाय 16 कन्फर्म है। तो क्या है बताओ 4,32, क्या 32 डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा? तो होगा ना। तो इसलिए ये तुम्हें ट्रांजिटिव देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि z इज डिविजिबल बाय x, तो x, z बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। मतलब ये दो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ये बात हो गई समझ में। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड क्या है? इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर, में जेड को इंटीजर से डिफाइन करते हैं। रिलेशन है कि आर इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई से इंटीजर। देखो सच दैट एक्स कॉमा वाई लॉन्ग एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इस चीज़ को तुम्हें चेक करना कि अगर इंटीजर है कि नहीं। और हमने क्या कह दिया है कि जो x है वो मतलब जो हम ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, वो इंटीजर का है। तो अगर देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, तो जो मैंने जनरल से पढ़ाया है उसमें एक बार देखने, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इसलिए कम समझा रहा हूँ। जहाँ मैंने पूरा फुल डिटेल में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके कवर कर लेना। देखो अगर आखिरकार सबसे पहले तुम्हें क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट को पता कैसे लिखना है? x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। सबसे पहले इस पर दिमाग लगाना है कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 आता है। क्या 0 एक इंटीजर है? तो है। इसका मतलब है कि r इज रिफ्लेक्सिव। क्या है? r इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं किसके लिए अब हम बात करते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए। देखो इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखो, x माइनस वाई इज एन इंटीजर है। देखो देन y माइनस एक्स इज आल्सो इंटीजर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब, देखो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर x माइनस वाई का आंसर इंटीजर आता है तो y माइनस एक्स का आंसर इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब इस रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। तो देखते हैं। देखो हम मान लो कोई दो नंबर ले लेते हैं इंटीजर, x की वैल्यू हमने 7 मान ली और y की वैल्यू हमने 13 मान ली है। x माइनस वाई करोगे तो आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए। तो 7 माइनस 13 आंसर आया 6 माइनस का, अच्छी बात है। y माइनस एक्स, इसका भी आंसर इंटीजर में आना चाहिए। 13 माइनस 7 6, मतलब ये कंडीशन क्या है? वैलिड। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई का भी आंसर इंटीजर आ रहा है और y माइनस एक्स का आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है, तो इसलिए क्या है? सिमेट्रिक है। अब इसी का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा जाता है? वो बात की जाती है कि लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग टू R वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इंटीजर। तो देखो
हम क्या मानते हैं कि x माइनस वाई को करो एंड y माइनस जेड करो, तो उसका आंसर मतलब इसका आंसर और इसका आंसर इंटीजर ही आता है। कन्फर्म है? कन्फर्म है। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई, तो उसने कहा कि x माइनस जेड का आंसर भी इंटीजर ही आना चाहिए है। अगर x माइनस जेड का आंसर इंटीजर आता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अगर नहीं आता तो इसको ट्रांजिटिव नहीं है। देखो चलो x माइनस जेड करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। x की वैल्यू हम 7 मानते हैं, y की वैल्यू हम 13 मानते हैं, z की वैल्यू हम 15 मानते हैं। x माइनस वाई करो, 17 माइनस 13 माइनस 6, और y माइनस जेड करो, 13 माइनस 15 माइनस 2। अब देखो x माइनस जेड करो, 17 माइनस 15, आंसर कितना आया -8। तो ये आंसर इंटीजर ही तो आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये वाला क्या है, इंटीजर है। ये तो समझ लिया अपन ने एग्जाम्पल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं किस हिसाब से, इसको प्रूफ के हिसाब से। तो x माइनस जेड, देखो x माइनस जेड हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस जेड प्लस वाई और माइनस वाई, एक साइड बाई जोड़ दो, एक साइड माइनस घटा दो। कन्फर्म? x माइनस वाई कन्फर्म है, प्लस वाई माइनस जेड। ये तो x माइनस वाई का आंसर इंटीजर आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि x माइनस वाई और y माइनस जेड का आंसर इंटीजर आता है। देखो ये इंटीजर और इंटीजर, दो इंटीजर का अगर तुम सम करते हो तो आंसर इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब है कि x माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव है। तो जो अपन ये रिलेशन मान के चल रहे थे फोर्थ पार्ट वाला, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। क्या है? ये तीनों चीज़ों हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी तुम कह सकते हो इसे। अब इसी का हम पार्ट करते हैं, क्वेश्चन इसी का पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं अब हम। देखो फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि तुम्हारे पास कोई सेट ए है, उस सेट के अंदर क्या ह्यूमन बींग्स, मतलब एक टाउन में रहते हैं, मतलब इसमें वो सब इंसानों का सेट है जो एक किसी टाउन में रहते हैं। कन्फर्म है? तो उसमें इसका ए पार्ट है। ए पार्ट क्या कहलाता है, देखो यहाँ देखते हैं डायरेक्ट क्या है बराबर। उसने कहा कि रिलेशन आर सच एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखो सेट है कि आर, मतलब आर जो सेट है वो है ह्यूमन बीइंग का इन द टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन, इस तरीके से है। अब हम बात करते पहले का है। पहला है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो इसको देखो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख दो। देखो जो यहाँ लिखा है ना, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसमें तुम चेंजेस करो। इसमें पता कैसे लिखना है, इसमें दिमाग में ऐसे सेट करो, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ये तो पॉसिबल है, मतलब साइंस नहीं निकल रहा लेकिन पॉसिबल तो हो रहा ना कि एक्स कॉमा एक्स हम कहते हैं बिलोंग टू आर, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। इसी को समझो कि एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, मतलब राम और श्याम दोनों एक जगह काम करते हैं। तो क्या वाई कोमा एक्स, क्या राम और श्याम एक जगह काम करते हैं? क्या श्याम और राम एक ही जगह काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सो बात को घुमा के कह दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ए वाला सिमेट्रिक भी है। क्यों है? क्योंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर हो रहा है एंड वाई कोमा एक्स आल्सो बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक। मुझे पता है कि हाँ, अगर जिसे कम समझ में आ रहा तो पिछली जो वीडियो है वो सबको देख लेना, बहुत अच्छे से प्रूफ करना आ जाएगा। इतना अपन ने देख लिया, सिमेट्रिक हो गया है। हम बात करते हैं तीसरे की, किसकी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव ऐसे प्रूफ करना है। जैसे मान लो लेट एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड
वर्क एट सेम प्लेस, इस लाइन का मतलब इतना हुआ। तो क्या एक्स एंड एक्स कॉमा जेड, मतलब एक्स एंड जेड वर्क एट अ सेम प्लेस। देखो जहाँ एक्स काम करता है वहीं वाई काम करता है, और जहाँ वाई काम करता है वहाँ जेड काम करता है। तो क्या ये बताओ, जहाँ एक्स काम करता है वहीं जेड काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है काम। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसे तुम क्या कह सकते हो, ये वाला पार्ट हो गया इक्विवेलेंस का। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है कि सेकेंड पार्ट है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। यार जब इनने, ये तो कोई मुझे सेंस नहीं बनता इसका यार, ये तो तुम ही लोग कर लेना, समझा देता हूँ कि आखिरकार क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये है कि दो, सबसे पहले रिलेशन समझो, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो उसने पहले ही कह दिया गया है कि आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसने कहा है कि देखो रिफ्लेक्सिव, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसको समझो। ये मेन स्टेटमेंट लिखा है, इसे कैसे चेंज करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए पता तुम्हें क्या लिखना है, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जहाँ राम रहता वहीं राम रहता है। बात यार बिल्कुल कन्फर्म सी है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, देन क्या वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई मतलब जहाँ एक्स रहता है वहीं वाई रहता है। तो क्या बताओ, जहाँ वाई रहता है वहीं एक्स रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। तो बिल्कुल बात सही हो गई है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड, मतलब जहाँ राम रहता वहीं श्याम रहता है, जहाँ श्याम रहता वहीं राधा रहती है। तो ये बताओ, जहाँ राम रहता वहीं श्याम रहता है, जहाँ श्याम रहता वहीं राधा रहती है। तो क्या है बताओ, जहाँ राम रहता वहीं राधा रहती है कि नहीं? बिल्कुल रहती है यार। तो ये तो बिल्कुल बात सी बन गई। इसका मतलब है क्या, ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो इसका मतलब है ए वाला रिलेशन भी क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब देखो तीसरे इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा रिलेशन थर्ड पार्ट सुनो, आर सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखो उसमें क्या कहा कि एक एक्स नाम का लड़का है, वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। देखो तो अगर तुम्हें प्रूफ क्या करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में तुम पता क्या लिखो, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। क्या कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे ज़्यादा हो सकता है? तो ये वाली नहीं बनती है। अब हम बात करते हैं दूसरे की सिमेट्रिक की। देखो इसी को समझो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। उसमें कहा गया है कि x y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, कन्फर्म है। तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है? नहीं है यार। ऐसे हो सकता कभी कि मान लो ये राम है, ये श्याम है, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो क्या श्याम राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं है। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं, वो करते हैं ट्रांजिटिव की। उसमें कहा गया कि एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। जैसे मान लो एक्स मान लेते हैं 170 सेंटीमीटर है,
तो बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा 163 सेंटीमीटर। कन्फर्म है, उसमें कहा कि एक्स इज टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब है कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो इसका मतलब है कि बाई अगर 163 है तो जेड क्या होना चाहिए, 7 कम कर दो 156। इतना समझ में आ गया है। तो क्या होता है, एक्स कोमा जेड, क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है? सोचो, नहीं है, क्योंकि एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो, अब हम बात करते हैं इसके डी पार्ट के बारे में। आर रिलेशन सच दैट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसमें कहा गया है कि एक्स इज वाई। देखो मतलब ये मान लो चंदा और इसका नाम मान दो राजू। इसमें कहा गया कि चंदा राजू की पत्नी है। चलो अच्छी बात है। पहला बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो क्या एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या चंदा खुद की पत्नी है? कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। दूसरी बात करते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब चंदा राजू की पत्नी है। क्या राजू चंदा की पत्नी है? नहीं है यार, पति है उसका, पत्नी थोड़ी है। इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चौथा उसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड। वैसे कोई सेंस नहीं है इसका, फिर ये मान के चलते हैं। देखो एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, बाई जेड की पत्नी है। मतलब ये लड़का है, ये लेडीज है, ये लड़का है, ये क्या हो गया है, लड़का हो गया है। तो क्या ये लड़का लड़का की पत्नी हो सकती? कोई सेंस ही नहीं बनता है यार। तो इसका मतलब है ये क्या भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सारी चीज़ प्रूफ कर चुके हैं। एक आखिरी पार्ट है, वो बाप बाप वाला है। एक्स देखो, जहाँ वाइफ था ना, जहाँ वाइफ था वहाँ क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो क्या एक्स इस कोई खुद अपना बाप हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या अगर सुनो, एक्स बाई का बाप पिता है, तो क्या बाई एक्स का पिता है? नहीं, इन्वर्स हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। देखो एक्स बाई का पिता है, बाई जेड का पिता है, तो क्या एक्स जेड का पिता है? नहीं है। देखो मान के चलते हैं, इस वाले केस को समझते हैं हम लोग इस तरीके से कि एक्स इज फादर ऑफ वाई और वाई इज फादर ऑफ जेड। ये मान लो ये बच्चा है, बच्चा के पापा हैं, मतलब बच्चे की उम्र है 15 साल, पापा की उम्र मान लेते हैं हम 40 साल। तो पापा कौन हुए, दादाजी। तो क्या बताओ, दादाजी बच्चे के बाप हैं? नहीं है ना। तो एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पुरानी वीडियो बनाई हैं उनको एक बार जाके देख लें, तो बहुत कुछ तुम्हें हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। मतलब ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, एक बार पढ़ लो अपनी एनसीईआरटी में भी। इसमें क्या कहा गया है कि एक रिलेशन है, वो है आर, इस तरीके का है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इसे बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो, तो रिफ्लेक्सिव में तुम्हें ये होता है कि हम सेम नंबर लेते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। देखो
ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/4, क्योंकि रिफ्लेक्स से हम क्या करते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। पहली बात तो तुम्हें देख के ही लग रहा होगा कि कोई नंबर खुद अपने से कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखो तो क्या बताओ, 1,2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1,4 होता है? नहीं होता है, नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 आती है और इसकी वैल्यू आती है 0.25। ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में ऐसा कहा जाता है कि अगर a, b बिलोंग टू R है, तो b, a भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b स्क्वायर है, देन b इज स्मॉलर देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं बनी भैया। देखो कैसे, जैसे हमने मान लिया है कि 1,4 बिलोंग टू R, कन्फर्म है। देखो कैसे कि 1 इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये रहा है। वट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, ये तो चलो मान लेते हैं, सही है। तो क्या ये बताओ 4 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी बात, मुझे पता है बहुत बच्चे के दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे। एक बार जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने फुल डिटेल में समझाया, उनको देखो कि यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1,4 बिलोंग टू R, वट 4, बट डज नॉट बिलोंग टू R। तुम लैंग्वेज से भी लिख दोगे तब भी तुम्हें नंबर दे दिए जाएंगे। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्रांजिटिव के बारे में। तो हम 3 नंबर लेते हैं, 3,2 और 2,1.5। ये बिलोंग टू रियल नंबर है, कन्फर्म है। मतलब ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। तो इसका मतलब है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कन्फर्म है। बी इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए कि ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो हम बात सुनते हैं, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कन्फर्म है, सही है। 3 इज ग्रेटर देन 4 होता है कि सही है। अब b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 2 है, और c की वैल्यू है 1.5। तो क्या ये बताओ, देखो इसकी वैल्यू 2 लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू तुम सॉल्व करके लाओगे तो 2.25 आ जाएगी। तो 2 इज स्मॉलर देन 2.5, सही है। तो ये बताओ, जैसे a की वैल्यू, इसको समझते हैं, 3 इज ग्रेटर देन c की वैल्यू रखते हैं 1.5 का स्क्वायर। ये 3 आ रहा है, ये आ रहा है 2.5। ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर कोई कंडीशन एक के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम पूरे के लिए मान के चलते हैं कि पूरे के लिए भी सही नहीं है। क्या मान के चलते हैं? पूरे के लिए भी सही नहीं है। अगर ये गिलास है, पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ गंदगी डली है तो इसका मतलब है कि पूरा पानी गंदा है। अगर एक भी कंडीशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक की नहीं है तो हम पूरे के लिए बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि तुम्हारे पास एक सेट है, ए सेट है, सेट ए 1 2 3 4 5, उसमें है एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 एलिमेंट हैं। और तुम्हारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके का आर सच दैट ए, बी इज इक्वल टू a+1 इज
इसे प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अपनी बात हो जाती है यहीं पे ख़त्म। देखो हमने क्या कहा है, जब भी दो मान लो ए सेट मान लेते हैं, ए सेट है तो हमने क्या माना, इसको तुम मानो, इसके बात करते हैं। देखो ये मान लेते हैं हमने वैल्यू रखी, जब ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 आएगी, तो 1,2 हो गई। जब 2 रखोगे 3 आ जाएगी, 3 रखोगे 4 आ जाएगी, 4 रखोगे 5 आ जाएगी, और 5 रखोगे 6 आ जाएगी। और 6 इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि जो सेट है वो तुम्हारे पास 6 तक का ही है। तो क्या ये बताओ, ये वाला रिफ्लेक्सिव है? मान लो हमारे पास आर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6। रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 चाहिए है, 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं, कोई नहीं है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? अगर तुम इसी से देखना चाहते तो ऐसा पता है, ऐसे जहाँ बी लिखता है A=A+1, ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती ना, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ हमने एग्जाम्पल समझा, यहाँ हमने प्रूफ से समझा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सिमेट्रिक के ऊपर। हमारे पास ए है, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी ढूंढो, इसमें 2, 1 नहीं है, क्योंकि 2, 3 है, 2, 1 नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसमें लिखो 1, 2 बिलोंग टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी बात करी जाती है, वो बात करी जाती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर A, B है एंड B, C है तो देन A, C भी होना चाहिए। देखो हम मान के चलते हैं इसको 1, 2। अब ढूंढो कि B से कौन कौन स्टार्ट है, B से है 2, 3, तो 2, 3 हो गया। 1, 2 है, 2, 3 भी है, क्या 1, 3 है इसमें ढूंढो, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। समझ में तो आ गया होगा ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ सकता है, क्योंकि इतना भी कठिन नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग थोड़ा सेकंड से है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। उसमें क्या क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड, ऐसा आर इस तरीके से डिफाइंड है कि A, दैट A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B। ये इसने का रिफ्लेक्सिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। देखो इसको करते हैं अपन दोनों तरीके से प्रूफ। तो हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या लिखना होता है, इसको लिख लो, A इज इक्वल टू A। कोई नंबर खुद अपने नंबर के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है कि वाली कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो गई है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। तो A, बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। देखो A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B, मान लो A इज स्मॉलर देन B, तो क्या B इज स्मॉलर देन A होगा, नहीं होता है यार, कॉमन सेंस की बात है। इसी को समझते हैं कि 2, 4 लेते हैं, 2 इज स्मॉलर देन 4 है, अच्छी बात है। क्या 4 इज स्मॉलर देन 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब A रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, 2, 4 बिलोंग टू R बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं। अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव की। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड
बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन सी। उसने कहा है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्या ए सी से छोटा है? तुम कहोगे बिल्कुल छोटा है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो गई कि नहीं, कि अगर देखो ए बी से छोटा है, एक मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 9, बी मान लेते हैं हम 7 और सी मान लेते हैं हम कितना, सी देखो नहीं सॉरी, ए मान लेते हैं 9, बी मान लेते हैं हम 11 और सी मान लेते हैं हम 15। तो 9 इज स्मॉलर देन 11, ये वाली बात हो गई। 11 इज स्मॉलर देन 15, ये वाली बात हो गई। क्या 9 इज स्मॉलर देन 15 नहीं है? है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया अपन ने। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। कन्फर्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल देखो मिलते जुलते हैं। एक में कंडीशन ऐसी दी है, एक में कंडीशन ऐसी दी है और एक में कंडीशन ऐसी दी हुई है। बस देखो एक पावर चेंज हो रही, बाकी पूरा उन्होंने सब कुछ सेम रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो मैं ये कहूँ कि यार इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, जो हमने सेकंड में लिया था वही 5th में लिख दो, सब आंसर सही हो जाएगा। तो ये होमवर्क तुम्हारे लिए है। तो यार देखो फिर भी दिल नहीं मानता, कराए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव। हमने 1,2 ले लिया है और 1,2 ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल ए क्यूब, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1/8 से नहीं होती है। छोटी ए 1/2 ज़्यादा बड़ा होता है 1/8 से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। बात करते हैं इसका सेकंड का, सिमेट्रिक का हमने ले लिया है 1,2 बिलोंग टू आर। तो क्या है बताओ, 2, बिलोंग टू आर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8। तो क्या 8 इज स्मॉलर 2 इज स्मॉलर देन इक्वल 1 होता है? नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हमें रखनी है ए, यहाँ रखनी है बी, यहाँ रखनी है बी, यहाँ रखनी है ए। तो रखोगे तो ए पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब वही बात होती है ट्रांजिटिव के लिए। क्या हम मान के चलते हैं कि 3,2, 6,5 बिलोंग टू आर, बट 3,6,5 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दिक्कत तो आई होगी। इसलिए दिक्कत आई होगी क्योंकि बेस अगर जिसका क्लियर नहीं होगा दिक्कत आई होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार जो मैंने वीडियो बनाई है उनको जाकर देख लें, बहुत मदद मिलेगी, बहुत कुछ दिमाग से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाकी भी क्वेश्चन कराएंगे, 6 से 6 क्वेश्चन के बाद कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद।